घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। दिसंबर महीना खत्म होने को लेकर अभी तक उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। पिछले कई सालों में ये पहली दफा है जब इस तरह का मौसम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। दरअसल नवंबर और दिसंबर में जितनी बर्फबारी होती है उससे काफी कम बर्फबारी अब तक हुई है। इसका सीधा असर हिमालय के ग्लेशियर की सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी नहीं होने से ग्लेशियर को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ बर्फबारी कम होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को फसलों में बड़ा नुकसान होगा, फसल में बड़ा नुकसान होगा। मटर आदि की फसल, आलू की सारी फसल। पहाड़ पर बर्फबारी न होने से पर्यटन पर भी खासा असर है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल काम मंदा है, ठप है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रही, बर्फबारी नहीं है इसलिए टूरिस्ट भी नहीं आ रही। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का कोई अलर्ट उत्तराखंड में नहीं है। अगर 3-4 साल भी आप देखें, करीब 17, 18, 19, 20 में थोड़ा कम था, 21 में फिर अच्छी थी। तो इस तरह का जो 3-4 साल का पीरियड अच्छा गया हमारा जो है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इस बार फिर से जो है, जो देख रहे हैं कि जो है कमी देखने को। जाहिर है अगर समय से अच्छी बर्फबारी नहीं हुई तो ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे और ऐसे में नदियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जल संकट जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बर्फबारी नहीं होने की वजह से एक तरफ किसानों को नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर बर्फबारी न होने की वजह से बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के दूसरे चरण का काम शुरू होने वाला है। बर्फबारी नहीं होने की वजह से सर्दी के मौसम में भी बद्रीनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ठंड के मौसम में बर्फ की चादर ओढ़े रहने वाला बद्रीनाथ हाईवे पर इस बार बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। इसी साफ मौसम की वजह से बद्रीनाथ मास्टर प्लान में लगी निर्माण एजेंसियां अपने दूसरे चरण के काम शुरू करने की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मंदिर से लगे क्षेत्र में 75 भवनों का अधिग्रहण कर उन्हें तत्काल खाली करने के नोटिस जारी कर दिया है। पहली सूची में 47 और दूसरी सूची में 28 भवनों को फौरन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रभावित व्यापारियों के लिए नई दुकानें बनवाई जा रही हैं। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 400 अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर दिन रात एक करके बद्रीनाथ धाम को संवारने में जुटे हुए हैं। पीएमओ लगातार महायोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसी वर्ष अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम आकर निर्माण कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। वहीं धारचूला में तटबंध को लेकर तनाव जारी है। पत्थरबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। इन सबके बीच में दोनों देशों के बीच जिस तरीके के डेलीगेट्स की बातचीत की जा रही है, जो कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है। धारचूला में एक बार फिर नेपाल की ओर से पत्थर चले, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले भी तटबंध निर्माण के दौरान नेपाल की ओर से कई बार पत्थरबाजी हो चुकी है। पहले इस पूरे मामले पर असामाजिक तत्वों के विरोध की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के शामिल होने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार इस मसले पर बातचीत चल रही है। तो संबंध में समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। तटबंध निर्माण में आ रही अड़चन और लगातार विरोध पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहल की अपील की है। इसके प्रधानमंत्री को और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को नेपाल राष्ट्र के जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और इसका जो है एक हल निकालना चाहिए। नेपाल की सीमा धारचूला से शुरू होती है। काली नदी के एक किनारे पर भारत है, दूसरे पर नेपाल। भारत अपने एरिया में तटबंध का निर्माण कर रहा है। तटबंध के निर्माण पर नेपाल में नाराजगी है। नेपाल की ओर से कई बार पत्थरबाजी हुई। नेपाल काली नदी से कटाव का तर्क देता है। इधर जेल में बंद इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नया मुकदमा दर्ज होने के साथ ही इरफान सोलंकी को अब महाराजगंज जेल शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अगजनी और अवैध कब्जे के मामले में पहले से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने एक बांग्लादेशी परिवार को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किया। इसी आरोप के तहत सोलंकी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हुआ है। जवान ने इस बात की तस्दीक की कि न केवल इन्होंने यह मुहैया कराया, बल्कि इन्होंने हर संभव सहायता भी की। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की थी, लिहाजा नए मुकदमे को समाजवादी पार्टी ने उसी मुलाकात का साइड इफेक्ट बताया है। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको चिढ़ाने की नियत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। दरअसल इरफान सोलंकी पर नया मामला फर्जीवाड़े का है। कानपुर से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे। रिजवान समेत परिवार के 5 लोग पकड़े गए थे। 2016 से कानपुर में रह रहा था बांग्लादेशी रिजवान।
गैर कानूनी ढंग से रह रहा था पूरा परिवार। बांग्लादेशियों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले। इरफान सोलंकी पर सभी को सहयोग का आरोप, निवास प्रमाण पत्र के लिए गारंटी लेने का आरोप। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।